हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टेट में चैप्टर नंबर 1 का हमने पढ़ा था आधार वर्ष क्या होता है बच्चों। इसके वजह से हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, आधार वर्ष मतलब क्या होता है, जिस ये हमने अध्ययन किया था। आधार वर्ष क्या होता है, चालू वर्ष क्या होता है, भूतकाल वर्ष क्या होता है, ये हमने सब पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग आधार वर्ष में 2 प्रकार के सूचना दी होती है। आधार वर्ष हम लोग 2 प्रकार से, आधार वर्ष से 2 प्रकार से हम लोग निर्देशांक या सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। पहला आपका होता है बच्चों अचल आधार की विधि, दूसरी होती है पारंपरिक आधार की विधि। ठीक है, तो अचल आधार की विधि क्या होती है, आप पेज नंबर 6 पे आ जाइए। उस पर आपको थोड़ा थियरी दिवा उस पर स्टडी करना पड़ेगा। देखो, इस विधि में समान घटना या परिस्थिति वाले वर्ष या समय को स्थिर मानकर प्रमाण या आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो अचल आधार की विधि में क्या होता है बच्चों, जो समान वर्ष होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, अचल आधार की विधि से उसे हम लोग अचल मान के उसी के द्वारा हम लोग आगे के मूल्यों का गणना करते हैं। परंतु कभी कभी प्रमाण या आधार वर्ष निश्चित करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में कुछ वर्षों की औसत मूल्य को आधार वर्ष के चल मूल्य के रूप में लिया जाता है। लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है कि हम लोग आधार वर्ष हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आधार वर्ष हमें कैलकुलेट करने के लिए पिछले 2-3 सालों के मूल्यों का औसत निकालते हैं, उसे हम लोग आधार वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, आधार वर्ष के चल के मूल्य के साथ वर्तमान समय के चल के मूल्य के साथ तुलना करके सूचकांक प्राप्त किया जाता है। तो आधार वर्ष में क्या बोला है, जो वर्तमान मूल्य और भूतकाल के मूल्य दोनों की तुलना करके ही हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, सूचकांक निकालते हैं। ठीक है, और उसे हम लोग 100 से बाद में मल्टीप्लाई भी करना होता है। आधार वर्ष बहुत दूर का न हो, इसलिए कुछ समयांतर पर आधार को बदलते रहना चाहिए। एक ये बहुत अच्छी सूचना दी यहाँ पे कि आधार वर्ष बहुत दूर का नहीं होना चाहिए, लगभग पिछले 10 साल के अंदर का हो चलेगा, लेकिन ये 20 साल 30 साल 50 साल के ऐसे मूल्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो जो जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं, आज इस पेन की कीमत लगभग 3 रुपये है। ठीक है, वर्तमान समय में अगर मैं पिछले 10 साल में जाऊं, 10 साल या 10 साल पहले मैं जाता हूं, तो इस पेन की कीमत मानो 1 रुपये थी। ठीक है, तो ये चलेगा। लेकिन आप करो 20 या 30 साल पहले जाओ तो आप पैसे में हो जाता है, मतलब बहुत दूर का वर्ष नहीं होना चाहिए, पास का ही होना चाहिए। ठीक है, उससे हमें क्या होता है, एक सही जानकारी मिल पाती है। ठीक है, अब अचल आधार की विधि से सूचकांक निम्न अनुसार प्राप्त किया जाता है। तो सूचकांक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे चालू वर्ष का मूल्य डिवाइड बाय आधार वर्ष का मूल्य मल्टीप्लाई 100। ठीक है, P1 मल्टीप्लाई P1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, P1 मतलब क्या होता है, चालू वर्ष का मूल्य, और P0 मतलब क्या होता है, आधार वर्ष का मूल्य। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 एक क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा बच्चों, और बाकी इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन आप लोग करना आगे। ठीक है, तो ध्यान दो, एग्जाम्पल 1 देख लीजिए। मैं क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, किसी एक विस्तार में गेहूं के थोक मूल्यों की जानकारी निम्नानुसार है। ठीक है, इस सूचना को वर्ष 2005 के आधार वर्ष लेकर शेष वर्षों के लिए सूचकांक तैयार करें। अब बोला जो वर्ष 2005 है ना बच्चों, इसी को हमें क्या मानना है, आधार वर्ष मानना है, मतलब इसे P0 मानना है। ठीक है, इस सूचकांक से गेहूं का वर्ष 2013 के मूल्य में वृद्धि भी ज्ञात करो। बोला कि इससे कितना 2013 वृद्धि में वो भी ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, सूचकांक का मैंने फॉर्मूला लिखा है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। ठीक, मतलब चालू वर्ष का मूल्य आधार वर्ष का मूल्य। तो चालू वर्ष अपना कितना बच्चों यहाँ पे 1685 रहेगा। ठीक है, और आधार वर्ष भी यही है 1650 मल्टीप्लाई 100, तो आपका यहाँ क्या है बच्चों 100 आएगा। ठीक है, फिर क्या है, चालू वर्ष का मूल्य कितना बच्चों यहाँ पे 1690, ये 1650 रहेगा मल्टीप्लाई 100, 1690 आपका आएगा 102.42। ठीक है, 1730, तो मैं डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, 1730 डिवाइड बाय 1650 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा 104.5। ठीक है, 104.85। ठीक है,
अब इस तरह इसका निकाल लो 1750 का। 1750 में आधार वर्ष हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अचल आधार के विधि में अचल मतलब कितना स्थिर होता है, तो 1650 106.06 1810 डिवाइड बाय 1650 109.70, ठीक है। अठारह सौ पचास 1650 112.12 1870 डिवाइड बाय 1650 113.33 फिर 1900 115.15, ठीक है। वन 1950 डिवाइड बाय 1650 118.18, ठीक है। ये आपका निर्देशांक हो गया, आप लोग पूरा यहाँ पे व्यवस्थित लिखना, ठीक है। अब हमें क्या बोला बच्चों, 2013 में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 2013 वर्ष से अपना ये रहा 118.18 और अपना 2005 में कितना है 100, ठीक है। तो वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ है बच्चों, देख लो। अभी अपना 118.18 माइनस 100 मतलब कितना परसेंट बढ़ा है यहाँ पे बच्चों, 18.18% वृद्धि हुई, ठीक है। इतनी 18.18 मूल्य में वृद्धि हुई है, ओके। तो समझ में आया कैसा, एकदम बच्चों एकदम आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। जो आपको बुक में दिया रहेगा आधार वर्ष में उसी को मानना रहता है, उसके अनुसार कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप स्वयं करना, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 2014 को आधार वर्ष मानना है और 2015 को चालू वर्ष मानना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। ये आप लोग बच्चों जो मूल सापेक्ष दिया है ना, आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मतलब आई के फॉर्मूले द्वारा डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पर लास्ट में से मल्टीप्लाई किया है, वो मैं करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक। जिस मेथड से नहीं बताया, बुक के अनुसार नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। बोला है 9-10-11 के औसत उत्पादन को आधार वर्ष मानकर विधि से सूचकांक करो। हमें तीनों का योग लेना है, किसका, 9-10-11, ठीक है। तो आधार वर्ष कितना आएगा, 9-10-11 तीनों का योग लेना, ठीक है। औसत योग 196 202 214 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 9-10-11 196 202 आपका आंसर है 204, ठीक है। आधार वर्ष कितना आएगा बच्चों, आधार वर्ष का मूल 204 है, ठीक है। अब 204 को ही मान के समय कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो चालू वर्ष 186 204 मल्टीप्लाई 100, फिर यहाँ क्या होगा 196 डिवाइड बाय 204 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। समय आप लोग ऐसे ही करते चले जाना, ठीक। 202 डिवाइड बाय 204 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो समय आपको ऐसा करना रहेगा, मैं 3 बता दूँ, बाकी लोग स्वयं कर लेना, ठीक है। तो देखो 186 डिवाइड बाय 91.18 196 204 परसेंटेज 96.08,
202, 204, 99.02। ठीक है, बाकी की आप लोग निकालें आगे। ठीक है, हमें जो आधार वर्ष दिया है हम उसी को औसत मान के निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 हो गया है। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज स्वाध्याय 1.1 में आ जाओ। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में 1 3 तो आपस सेम है, हमें उसमें कंबाइन करके बोला है। मतलब एक बार में अचल आधार की विधि से मानना है, एक बार में पारंपरिक आधार की विधि से मानना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अचल आधार की विधि के गुण और दोष क्या हैं। ठीक है, थियरी में आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स पूछ सकते हैं, तो आपको याद करना रहेगा। ओके, इस विधि में आधार वर्ष अचल होने से भिन्न भिन्न समयों के चल मूल्य में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों की गणना एवं तुलना में एक सूत्रता रहती है। इसमें बच्चे तो क्या रहता है, अपना जो आधार वर्ष हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अब आधार वर्ष सेम रहने से तो जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें क्या है, गणना में एक शुद्धता रहती है। मतलब उसमें कोई मूल्य बहुत दूर आसपास नहीं रहते। हम लोग एक ही को आधार वर्ष मान के हम लोग भविष्य और आगे के मूल्यों का गणना करते हैं, तो एक शुद्धता उससे बनी रहती है। चल के मूल्यों में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों की तुलना हेतु यह विधि उपयोगी है। ठीक है, बोला है कि अगर दीर्घकालीन परिवर्तनों की तुलना के लिए अगर कोई वस्तु है उसका हमें दूर के मूल्यों की तुलना करनी हो तो उसके लिए यह विधि बहुत उपयोगी है। आपको एक मार्क्स से पूछ सकता है चल के मूल्यों में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है, तो आपका क्या होगा बच्चों, अचल आधार की विधि होगा। ठीक है, सेकंड देखो, यह विधि समझने में एवं गणना में सरल है। आपने जैसे सोल्व किया, ये मेथड बहुत इजी है, समझने में भी है, सबको समझ में आ जाता है आसानी से। ठीक है, अब इसके देखो आपको तो बच्चों की हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर कुछ के गुण हैं, अच्छे गुण, तो उसके दोष भी होते हैं ना। तो यहाँ पे इसके दोष देख लेते हैं। बदलते समय के साथ ग्राहकों की रुचि, आदत, फैशन बदलती रहती है और जिससे ग्राहकों के उपभोग की वस्तुएं भी बदलती रहती हैं। परंतु इस विधि में जिनका उपभोग कम हो गया हो वैसे पूर्व उपभोग में आने वाली वस्तु की सूची से दूर नहीं की जा सकती है। इसमें बच्चों क्या होता है, आधार वर्ष को हम लोग एक बार सेम मानते हैं ना, लेकिन आपको पता है जो अपना मार्केट है, जो लोगों की पसंद है, आदत है, हमेशा ग्राहकों की बदलती रहती है ना बार बार। लेकिन इन सभी परिवर्तनों को इस मोल में हम लोग ध्यान में नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी की विधि क्या हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है। सेकंड देखो, आधार वर्ष के रूप में समान परिस्थिति वाला प्रमाण वर्ष हमेशा उपलब्ध होना संभव नहीं हो पाता है। अतः आधार वर्ष का चयन करना अत्यंत कठिन होता है। यदि आधार वर्ष चयन योग्य रूप से न हो तो सूचांक की विश्वसनीयता घट जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आधार वर्ष का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, प्रमाण वर्ष होता है। आधार वर्ष का हम लोग कभी अच्छे से चयन नहीं हो पाता है। अगर आधार वर्ष सही से चयन नहीं किया गया हो तो जो भविष्य की मतलब जो सूचांक की जो विश्वसनीयता होती है, जो उसका वैल्यू आता है, वो बहुत विश्वसनीय नहीं रह जाता है। उसकी मतलब उसमें हम लोग ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्षतिपूर्ति उसमें होती है थोड़ा। फिर देखो, चल मूल्यों में होने वाले अल्पकाल के परिवर्तनों की तुलना के लिए यह विधि अनुकूल नहीं है। अगर हमें अल्पकालीन के मूल्यों का अध्ययन करना हो तो यह विधि उपयोगी नहीं होती, ये सिर्फ दीर्घकालीन के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, चयनित वस्तुओं की गुणवत्ता में परिवर्तन होता रहता है, अतः उसके भार में आवश्यक परिवर्तन करना इस विधि से संभव नहीं है। अब ऐसा जैसे आपको पता है बच्चों, जो वस्तु हम लोग सिलेक्ट करते हैं, अब आपको पता है इसकी हमेशा मूल्य में उसकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी में भी कंपनी वाले क्या करते हैं, हमेशा उसमें चेंजेस करते रहते हैं ना। लेकिन इस विधि में हम लोग उसकी क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, मूल्य पे ध्यान देते हैं। ठीक है, बहुत दूर के भूतकाल का वर्ष आधार वर्ष के रूप में लिया जाए तो उसका योग रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती है। ये फिर से एक बार रिपीट कर दिया, अगर हम लोग आधार वर्ष बहुत दूर का ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, अपना जो सूचांक होगा वो सूचांक एक उसकी अच्छी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब वो विश्वसनीय वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो आपको अचल आधार की विधि के गुण और दोष ये आपको याद करने रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें सीखना है बच्चों पारंपरिक आधार की विधि। ये मेथड बहुत अच्छी है। अच्छी मतलब ये जब कम समय के मूल्यों का अध्ययन करना हो 1-2 साल के, तो ये विधि सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, जो ध्यान दो, मैं इसे तब तक अभी बात बताते हैं।
इस विधि में किसी एक निश्चित वर्ष या समय को आधार वर्ष नहीं माना जाता है, परंतु प्रत्येक वर्ष हेतु उसके तुरंत ही पूर्वगामी वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। अचल आधार की विधि में क्या होता है बच्चों, पहला जो सबसे शुरुआत का वर्ष जो बोल दिया जाता उसे हम लोग लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसे हम लोग आधार वर्ष किसे मानते हैं, जस्ट उसके बाद का। ठीक है, जैसे कि वर्ष 2016 के सूचकांक को 15 के आधार पर तुलना किया जाता है, तो इस विधि में आधार बदलता रहता है। इस प्रकार आधार बदलते रहने से विधि पारंपरिक आधार की विधि बनती है। इसमें क्या होता है, पारंपरिक आधार की विधि क्यों होती है बच्चों, इसे क्योंकि यहाँ पे आधार वर्ष हर बार चेंज होता रहता है, इसलिए हम इसे पारंपरिक आधार की विधि कहते हैं। इस विधि में वर्तमान परिस्थिति को उसके समीप के भूतकाल की परिस्थिति के साथ तुलना की जाती है। सूचकांक का फॉर्मूला क्या था बच्चों, चालू वर्ष का मूल और गत वर्ष का मूल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, P1 P0 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, P1 मतलब क्या होगा, चालू वर्ष का मूल, P0 मतलब क्या था, गत वर्ष, मतलब जस्ट अब पीछे का वैल्यू। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 और बता देता हूँ मैं, इसे मिटा देता हूँ। इसके टाइप की जो आपको स्वयं क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, सेम। ठीक है, वो सेम क्वेश्चन आप लोग स्वयं से कर लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन करना ना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एग्जाम्पल 4 देख लो, बहुत सिंपल है। जनवरी से नवंबर तक, जनवरी मार्च मई जुलाई सितंबर और नवंबर। ठीक है, मूल्य दिया है, ये मास हो गया, ये मूल्य हो गया। ठीक है, 22 ये 21.20 22 23 24.70 और 26। ठीक है, हमें आई निकालना है। ठीक, कौन सी विधि, पारंपरिक आधार से, ऊपर लिख देना। ठीक है, पारंपरिक आधार से। तो यहाँ पे P1 क्या होता है बच्चों, चालू वर्ष का मूल। ठीक है, तो चालू वर्ष का मूल यहाँ बच्चों क्या 22 है। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ वर्ष 2014 के जनवरी के पहले के महीने का मूल नहीं दिया गया है। ठीक है, अतः वर्ष 2014 के जनवरी के महीने का सूचकांक 100 लेंगे। इस विधि में आप ध्यान रखना, यहाँ जनवरी है ना बच्चों, 22 है, ये तो चालू वर्ष का मूल हो गया, लेकिन हमें गत वर्ष का नहीं दिया है, तो हम लोग चालू वर्ष और गत वर्ष दोनों सेम मान सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग 100, इसकी वैल्यू हमेशा जो शुरुआत की वैल्यू आती है हमेशा क्या आती है बच्चों, 100 ही आती है। ठीक है, तो इसे आप क्या माना, इसे 100। ठीक है, ठीक से रहेगा आपका ये। फिर चालू वर्ष कितना है आपका, ये गत वर्ष का मूल्य मल्टीप्लाई 100। ठीक है, $96.36। यहाँ आप देखो, चालू वर्ष का मूल 22, गत वर्ष का 21.20 मल्टीप्लाई 100। सबसे सिंपल मेथड ये भी है, कुछ हमें कुछ करना नहीं है इसमें ज़्यादा। 103.77। ठीक है, फिर यहाँ के बच्चों 2322 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 104.55। 24.70 डिवाइड बाय 23 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 26 डिवाइड बाय 24.70 मल्टीप्लाई 100।
107.26 24.70 105.26 ठीक है। फिर यहाँ लाइन खींच देना अच्छे से। ये आपका हो गया निर्देशांक, ठीक है। कौन सी विधि से बच्चे है? परंपरित आधार की विधि से। तो एकदम सिंपल है, देखिए बच्चे, कुछ आपको करना नहीं है ज़्यादा। तो आई थिंक आप समझ गए हो कैसे करना है। बाकी के जो सभी एग्जाम्पल आप लोग स्वयं करना, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो एक बार गुण दोष दे लेते हैं। इसके गुण क्या है? इस विधि में आधार वर्ष का चयन होने से उपस्थित है, क्योंकि संबंधित समय के लिए उसके पहले का वर्ष आधार वर्ष लिया जाता है। इसमें क्या होता है? आधार वर्ष में इस विधि में मतलब हमें आधार वर्ष चयन करने कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि हम जस्ट पहले के रहते हैं, ठीक है। इस विधि में गत वर्ष के साथ तुलना होने से ग्राहकों की रुचि व चयन पसंदीदा नई वस्तुओं का समावेश किया जाता है। उपयोग में आई कमी ऐसी गत वर्ष में उपयोग में लाए जाने के लिए किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? तो देखो, हर पिछले वर्ष का हम लोग वर्ष को ध्यान में रखते हैं, मूल को ध्यान में रखते हैं। इससे जो अगर ग्राहक का कुछ पसंद हो नापसंद हो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। परंपरित आधार की विधि में समीप के भूतकाल के समय के साथ वर्तमान समय के चर के मूल की तुलना होने से आर्थिक व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में विधि उपयोगी सरल बनी है। मतलब देखो, हर समीप का भूतकाल के वर्ष को हम लोग आधार वर्ष लेते हैं, ठीक है बच्चों। उससे क्या होता है? जो मूल्य आता है बहुत सटीक होता है और बहुत विश्वसनीय होता है, ठीक है। इससे आर्थिक व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत उपयोगी हो पाया है। अब इसके दोष देख लो। दोष क्या है? सिर्फ अल्पकालीन के मूल्यों के लिए उपयोगी है, दूरकालीन के लिए नहीं है, दीर्घकालीन मूल्यों के लिए नहीं है। इस विधि में किसी एक वर्ष के लिए ज्ञात किए गए सूचांक की गणना भूल हो गई तो उसके आधार पर सूचांक का अर्थघटन में भूल का प्रभाव आने वाले वर्षों में चालू रहता है। अगर किसी एक वर्ष में भी हमने सूचांक की गणना में भूल कर दी तो आगे के वर्ष में भी क्या बच्चों? सूचांक जो मूल्य हैं उसमें गलत आने की संभावना रहती है। इस विधि में ज्ञात किए गए सूचांक की गणना में एक सूत्रता नहीं रहती। इस बोलता है इसमें गणना एक सूत्रता क्यों नहीं रहती? क्योंकि यहाँ पे आधार वर्ष बार बार चयन होता रहता है। इसलिए यदि किसी एकाध वर्ष की सूचना उपलब्ध ना हो तो बाद के वर्ष का सूचांक ज्ञात नहीं किया जाता। जस्ट सिंपल। अगर किसी एक बीच में वर्ष गायब हो तो हम लोग उससे सूचांक नहीं ज्ञात कर सकते। एक अच्छा और विश्वसनीय सूचांक नहीं मिल सकता है, ठीक है। अगर बीच का कोई एक वर्ष गायब हो जाए तो इसके लिए कंडीशन क्या? हर वर्ष की हमें मूल्य देना चाहिए, जानकारी दी होनी चाहिए, तभी हम लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरण 5 में देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दोनों विधि से बोला है, ठीक है। अचल आधार की विधि से और परंपरित आधार की विधि से। तो आप लोग कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर इसमें अगर कभी अगर हार्ड क्वेश्चन लगेगा तो आपको मैं एक कल करा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अचल आधार की विधि से परंपरित आधार में, और परंपरित आधार की विधि से अचल आधार विधि का परिवर्तन। मतलब अचल आधार को परंपरित में चेंज करेंगे, परंपरित को अचल में चेंज करना है, तो हम लोग फॉर्मूला कल सीखेंगे। ओके बच्चों, तो आज ये आपका फर्स्ट टॉपिक एंड होता है। एंड थैंक यू।